हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 अगस्त और आज हम लोग पढ़ेंगे 14 अगस्त के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और उनके आवासीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना, साथ ही हाथी दांत तस्करी और शिकार पर भी रोक लगाना। इसकी शुरुआत साल 2012 में पेट्रिसिया सिम के द्वारा की गई थी, जो कि कनाडा की फिल्म निर्माता है, और साथ ही थाईलैंड के एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा की गई थी। जबकि पहली बार यह दिवस 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। अब हाथियों के प्रकार, तो हाथियों में अफ्रीकी और एशियाई हाथी पाए जाते हैं। अफ्रीकी हाथी विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर माने जाते हैं, जिनके बड़े कान होते हैं और मुड़े हुए दांत होते हैं। अब एशियाई हाथी, तो यह इनकी अपेक्षा छोटे आकार के होते हैं और छोटे कान वाले होते हैं, जो कि भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल आदि देशों में पाए जाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम है एलेफस मैक्सिमस इंडिकस और यह IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब हाथी और भारत, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में इसे सूचीबद्ध किया गया है। साल 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी, जो कि हाथियों और उनके आवास की रक्षा के लिए है, और हाथी भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु के तौर पर भी घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अगस्त। अगला सवाल है, देश का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज किस राज्य में बनाया जाएगा? तो हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सतनावारी गांव को देश का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाए जाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। सतनवारी गांव 1800 निवासियों वाला छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट में ड्रोन आधारित कृषि, स्मार्ट सिंचाई, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल शिक्षा और उन्नत निगरानी प्रणाली जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। वॉइस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेस और स्थानीय टेक द्वारा इसे विकसित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वर्तमान राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीट है 78 और विधानसभा की सीट है 288। महाराष्ट्र अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 6 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से और अरब सागर से। उत्तर में मध्य प्रदेश से ये राज्य है, उत्तर पश्चिम में गुजरात से ये भी राज्य है, पूर्व में छत्तीसगढ़ से ये भी राज्य है, दक्षिण में कर्नाटका से ये भी राज्य है, दक्षिण पूर्व में तेलंगाना से ये भी राज्य है, दक्षिण पश्चिम में गोवा से ये भी राज्य है, उत्तर पश्चिम में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव से, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि पश्चिमी सीमा महाराष्ट्र की अरब सागर से लगती है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो हाल ही में आरिनी लोहाटी देश की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है, जिसने की FIDE रेटिंग हासिल की है। आरिनी लोहाटी की उम्र है 5 साल 10 महीने और इसने FIDE रेटिंग हासिल की है 1551 से 1553। इसका जन्म 19 सितंबर साल 2019 को हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था। इससे पहले यह रिकॉर्ड उद्धृति भट्टाचार्य के नाम पे था, जो कि 6 साल 4 महीने में उद्धृति ने 1409 FIDE रेटिंग अंक हासिल किए थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरिनी लोहाटी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला iSTEM उत्प्रेरक केंद्र कौन सा बना है? तो देश का पहला iSTEM उत्प्रेरक केंद्र हाल ही में NIT कालीकट बना है
अब ISTEM तो इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप केंद्र सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कार्यालय की यह पहल है। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक वित्त पोषित R&D सुविधाओं का डिजिटल मैप तैयार करना, साथ ही देश के शोधकर्ताओं, उद्योगों, स्टार्टअप्स और अकादमिक संस्थानों के लिए उपलब्ध कराना। अब उत्प्रेरक केंद्र तो यह स्वायत्त नवाचार केंद्र है जो कि स्थानीय स्तर पर उन्नत वैज्ञानिक और संरचना पहुंच को सुनिश्चित करता है। साथ ही राष्ट्रीय अभियानों जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया से भी सम्मिलित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NIT कालीकट। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हाल ही में महाराष्ट्र में की गई है। इसका रूट है महाराष्ट्र के नागपुर के अजनी से महाराष्ट्र के पुणे तक। इसकी लंबाई है 881 किलोमीटर। इसकी गति है लगभग 73 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअली तरीके से किया गया है। महाराष्ट्र का यह 12वां वंदे भारत ट्रेन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PM E-ड्राइव योजना की अवधि को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो हाल ही में PM E-ड्राइव योजना की अवधि को केंद्र सरकार द्वारा साल 2028 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। अब PM E-ड्राइव योजना तो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहैंसमेंट, इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर साल 2024 को की गई थी। इसका उद्देश्य है विद्युत वाहनों की खरीद, चार्जिंग नेटवर्क, स्थानीय विनिर्माण और परीक्षण अवसंरचना को बढ़ावा देना। 31 मार्च साल 2026 तक के लिए यह योजना थी और इसके लिए कुल बजट है 10,900 करोड़ रुपए, जिसे कि हाल ही में 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन यह बढ़ाई गई अवधि कुछ श्रेणियों के लिए ही मान्य है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक बसें, एम्बुलेंस, ट्रक और सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इस योजना के बजट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2028। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो सिक्किम सरकार द्वारा हाल ही में अम्मा सम्मान दिवस के मौके पर नारी अदालत की शुरुआत की गई है। दरअसल सिक्किम सरकार द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को राज्य में अम्मा सम्मान दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की गई थी। यह दिवस पहले जन उन्मुक्ति दिवस के नाम से मनाया जाता था, जो कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की जेल से रिहाई का प्रतीक था। साथ ही अम्मा सशक्तिकरण योजना के तहत 32,000 माताओं को 20,000 की पहली किस्त और LPG के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई और साथ ही इस मौके पर नारी अदालत की शुरुआत भी की गई। महिलाओं द्वारा संचालित यह विशेष न्याय मंच होगा, जिसका उद्देश्य है माताओं का सम्मान, सामुदायिक स्तर पर स्थानीय विवादों को सुलझाने और महिलाओं की न्याय तक समान पहुंच को सुनिश्चित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। अगला सवाल है, हाल ही में भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बनी है? तो हाल ही में केरल राज्य वित्त उद्यम देश की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बनी है, जिसने कि 1 लाख करोड़ का वार्षिक कारोबार किया है। कार्यक्रम आयोजित किया गया था इस मौके पर केरल के तिरुवनंतपुरम में, जहां पे यह घोषणा की गई है। इस दौरान केरल राज्य वित्त उद्यम द्वारा नए टैगलाइन की शुरुआत भी की गई। ये टैगलाइन है द करेज ऑफ केरला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य वित्त उद्यम। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में केन्या को पहली बार निद्रा रोग से मुक्त देश घोषित किया गया है। WHO द्वारा औपचारिक तौर पर केन्या को ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनो
पैनोसोमियासिस निद्रा रोग या फिर स्लीपिंग सिकनेस को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त घोषित किया है। कि दुनिया का 10वां देश बना है जहां पे निद्रा रोग को समाप्त घोषित कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केन्या। अब WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन 10 अगस्त 2025 को किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। यह पहला मौका था जबकि भारत में यह आयोजित किया गया है। आधिकारिक तौर पर इंडियन ओपन 2025 के नाम से ये जाना गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर श्रृंखला का यह हिस्सा है, जो कि डायमंड लीग के बाद दूसरा प्रमुख वैश्विक ट्रैक और फील्ड का प्लेटफॉर्म है। कॉन्टिनेंटल टूर में 4 स्तर शामिल हैं, जिसमें कि है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और चैलेंजर। भारत की शुरुआत ब्रॉन्ज लेवल से हुई है। इसमें 160 से 200 से ज्यादा एथलीट्स, जिसमें कि 150 से 160 अंतर्राष्ट्रीय एथलीट थे, जबकि 90 से ज्यादा भारतीय एथलीट इसमें शामिल हुए हैं। 17 से 19 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। भारत के लिए पदक इसमें किसने जीता है? तो अनिमेष कुजूर ने 200 मीटर में स्वर्ण पदक, साथ ही मुरलीधर श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक, अनु रानी ने महिला भाला फेंक में स्वर्ण पदक, शैलेश सिंह ने महिला लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक जीता है। जबकि रिले में भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर रही है। इससे पहले साल 2017 में भारत में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 12 अगस्त। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य में स्थित खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी राजस्थान। अगला सवाल था, हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए रमेश बुधियाल। अगला सवाल था, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी चाइना। अगला सवाल था, कबक यानो किस राज्य से संबंधित हैं, जिन्होंने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में कश्मीर में माल ढुलाई के लिए पहला सक्षम रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी अनंतनाग रेलवे स्टेशन। अगला सवाल था, हाल ही में IIT दिल्ली और किस भारतीय संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी IIT गांधीनगर। अगला सवाल था, बोगोटा पुस्तक मेले के 38वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसमें कि भारत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी कोलंबिया। अगला सवाल था, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 10 अगस्त। और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में लॉन्च व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी DY चंद्रचूड़।